हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 5। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मोना चौधरी ने सब कुछ सुना, सब समझा। बहुत कुछ अजीब लगा, परंतु इन बातों पर यकीन करना भी लाजमी था, क्योंकि सतपाल और मिथिलेश सच बोलने वाले लग रहे थे और जिम्मेदार व्यक्ति थे। तुम लोगों की बातें अविश्वसनीय है, मोना चौधरी कह उठी। हाँ, साधारण लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं होता, परंतु मुझे यकीन है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम समझते हैं। मुझे इस बात का वास्तव में दुख है कि मैं मंगलू को नहीं रोक सकी। कोशिश तो मैंने पूरी की थी। मेरे ख्याल से तुम किस्मत वाली हो कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ गया, मिथिलेश बोला। शायद उसे यहाँ से निकलने की जल्दी थी, सतपाल ने कहा। वो मेरी जान लेता भी क्यों, पूछा मोना चौधरी ने। वो शैतानी शक्तियों से गिरा हुआ है, सतपाल गंभीर स्वर में कहा। शैतान जो चाहता है उससे कराता है। उसका खुद का बस अपने पर नहीं रहा। वो शैतान के बेटे का गुलाम बन चुका है। ओह, अगर शैतान का बेटा इस धरती पर आया तो वो लोगों का खून पिएगा, पारसनाथ ने कहा। ओह, कितना बुरा होगा तब। परंतु हम उसे रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, वो न आ सके, सतपाल बोला। कैसे रोकोगे, मोना चौधरी ने पूछा। अगर शैतान के बेटे का चाकू हमें मिल जाए तो? वो तो मंगलू के पास है। चाकू को वो अपने से जुदा नहीं करेगा, परंतु ऐसा करना है हमें। सफल नहीं हो सकोगे। होंगे, सतपाल दांत बींचकर बोला। मंगलू के एक गुस्से ने मुझे आधे से ज़्यादा बेहोश कर दिया था। वो बहुत ताकतवर है। सब शैतानी ताकतों का असर है, सतपाल बोला, परंतु मुझ पर उन ताकतों का असर नहीं होगा। मैंने खुद को ऐसी ताकतों से सुरक्षित कर रखा है। वो मुझे घूसा मारेगा तो उसकी सामान्य ताकत से ही मुझे लगेगा, समझी। मोना चौधरी उसे देखने लगी। सतपाल ने सिगरेट सुलगाकर कहा। मोना चौधरी, तुमने मंगलू को देखा है, उसे पहचानती हो? हाँ तो? हमने मंगलू को जल्दी ही तलाश करना है। ये काम अब तुम्हारे सहारे ही हो सकता है। मैं तुम लोगों को मंगलू का हुलिये के दम पर मंगलू की तलाश की तो बहुत देर हो जाएगी, सतपाल व्याकुलता से कह उठा। तो तुम मंगलू की तलाश में हमारा साथ दो, मेरे साथ रहो। मोना चौधरी कुछ कहने लगी कि सतपाल कह उठा। हम तुम्हें जायज़ फीस देंगे, कोई भी ठीक रकम तुम हमसे भी ले सकती हो। पैसा बहुत है मेरे पास, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। और तुम लोगों का ये काम मुझे खतरनाक और दिलचस्प लगा। ऐसे काम मुझे पसंद आते हैं। तुम न भी कहते तो भी मैं तुम लोगों के साथ रहने को कहती। ओह, शुक्रिया। सतपाल के गंभीर चेहरे पर मंदिर सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। लेकिन इतने बड़े शहर में मंगलू की तलाश में कहाँ कहाँ भटकेंगे, मोना चौधरी बोली। उसने तुम्हें बताया था कि किधर जाएगा, सतपाल बोला। इतना अवश्य कहा था कि चाकू उसने किसी को देना है, कहीं पर पहुंचना है। जाना किधर है ये नहीं बोला? नहीं। पारसनाथ गंभीर चेहरा लिए बैठा उन्हें देख रहा था। ये एक ऐसा मामला था कि जिसमें दखल देकर वो मोना चौधरी की सहायता नहीं कर सकता था। सतपाल ने मिथिलेश को देखकर कहा। मंगलू का कैसे पता लगाए? तुम पता लगा सकते हो सतपाल, मिथिलेश ने गंभीर स्वर में कहा। कठिन हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास मंगलू की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर उसकी कमीज का एक धागा भी मेरे पास होता तो मैं मंगलू का पूरा सफ़र जान लेता कि वो यहाँ से कहाँ गया और क्या क्या किया। धागा, मोना चौधरी बोली। क्या कहना चाहते हो तुम? मेरे पास मंगलू की कोई चीज़ होती तो मैं पवित्र शक्तियों से संबंध बनाकर उनसे मंगलू के बारे में जान सकता था कि तुम्हारे घर से निकलते उसने कौन कौन सा रास्ता तय किया और किस दिशा में। उसके फटे पुराने कपड़े हैं मेरे पास। कपड़े?
सतपाल और मिथिलेश के चेहरे चमक उठे। किधर हैं, हमें दो। मोना चौधरी उठी और घर में मंगलू के उतारे कपड़ों को ढूंढने लगी। मंगलू के उतारे कपड़े बाथरूम के दरवाजे के पीछे मिले। मिथिलेश, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, यहाँ से चलो। हाँ, तुम भी हमारे साथ चलो मोना चौधरी। क्यों नहीं, ज़रूर, मोना चौधरी ने कहकर पारसनाथ को देखा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी बुला लूँगी, तुम खुद को खतरे में डालने जा रही हो। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूं तो क्या बुरा है। मेरी फिक्र मत करो, राधा का हालचाल पूछ आना। महाजन जर्मनी गया हुआ है, अभी उसके आने में 10-15 दिन लगेंगे। राधा खुद को अकेली महसूस कर रही हो, मैं अपनी पत्नी सितारा को राधा के पास भेज दूंगा, ये ठीक रहेगा। उसके बाद वे सब वहाँ से चलने की तैयारी करने लगे। सतपाल और मिथिलेश मोना चौधरी को लेकर अपने उसी फ्लैट पर पहुँचे जहाँ वे सब काम करते थे। रास्ते में उनमें कोई खास बात नहीं हुई। सतपाल के हाथ में मंगलू के पुराने कपड़ों वाला लिफाफा था। मोना चौधरी और मिथिलेश एक कमरे में रुक गए। सतपाल मंगलू की कमीज का एक टुकड़ा लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो कि काफ़ी हद तक खाली था। वहाँ जो चीज़ें थी वो किसी के काम की भी नहीं थी, परंतु इनके बहुत काम की थी। सतपाल ने अपने जूते कपड़े उतारे और अंडरवेयर भी उतार दिया। फिर वहाँ पड़े लकड़ी के स्टूल को उठाकर कमरे के बीचों बीच रखा और उस पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। मंगलू के कमीज का टुकड़ा अभी तक उसके हाथ में दबा था। अब चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। अगले ही पल उसने आंखें बंद की और किसी मंत्र को होठों ही होठों में बड़बड़ाने लगा। उसकी मध्यम सी बड़बड़ाहट कमरे में गूंज रही थी, परंतु शब्द स्पष्ट न थे कि वो कौन सा मंत्र बड़बड़ा रहा है। समाधि की मृदा में बैठा सतपाल का तीसरा नेत्र शून्य के गहरे काले अंधेरे को देख रहा था। पहले उस काले अंधेरे में कई रंग बिरंगे रंग दिखे, फिर वो काला अंधेरा सफ़ेदी में बदलता चला गया। दूध की तरह सफ़ेद बादलों में बदलता चला गया। सतपाल ने अपने को उन बादलों में प्रवेश करते पाया। उसे लगा जैसे वो बहुत हल्का होकर उन बादलों के बीच उड़ रहा हो, हाथ के संग मंद मंद तैर रहा हो, परंतु वो कुछ तलाश कर रहा था। उसकी नज़रें ढूंढ रही थी किसी को। एक एक कर बादल छटने लगे, कुछ कुछ स्पष्ट सा दिखने लगा। जगह जगह आग सी लगी महसूस हो रही थी। कोई कहीं पर फंदा लगाकर झूल रहा था तो कहीं पर बिखरती कटी-पटी लाशें पड़ी थी। कोई किसी को मार रहा था तो कोई भाग रहा था। अजीब सा शोर छाया हुआ था जो कि ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह कई आदमी एक औरत को कोड़े मार रहे थे। सतपाल ठिठक कर हर तरफ नजरें घुमाने लगा। ओ, तो ये नर्क है, मैं गलत जगह पर आ गया, वो बड़बड़ा उठा। तभी शोर सा छटा। सतपाल ने दूसरी तरफ देखा तो चौंक उठा। कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। लोग भी वो अजीब से दिखाई दे रहे थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था, किसी का सिर नहीं था तो किसी की हालत और भी बुरी थी। सब कुछ अजीब सा दिल दहला देने वाला था। सतपाल घबरा उठा। ओह, ये तो वही लोग हैं जो धरती पर किसी मनुष्य में प्रवेश करके हमारी दुनिया में आ जाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकी कोशिश सफल नहीं होने दी और उन्हें वापस भगा दिया। ये सब मेरे से बदला लेने आ रहे हैं। वो सब तेज़ी से उसकी तरफ भागते आ रहे थे। सतपाल पलटकर भागने लगा। वो इन लोगों से बचना चाहता था। जो रास्ता मिला उसी में वो दौड़ता चला गया। बार बार पीछे पलटकर देख लेता था, वो सब पीछे आ रहे थे। मंगलू की कमीज का कपड़ा उसने अभी भी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। उसकी सांस फूलने लगी थी, परंतु उन लोगों से अपना पीछा न छुड़ा पा रहा था। वो सब बराबर उसके साथ भाग रहे थे। सतपाल को लगा जैसे उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। अब तो थकान से टांगे भी कांपने लगी थी। पीछे दौड़ने वाले
अब उससे काफ़ी करीब आ गए थे। सतपाल को लगा कि वो तेज़ नहीं दौड़ पा रहा है, बहुत थक गया है। दौड़ते दौड़ते रास्ते में ठोकर लगने से वो कई बार गिरा था। ओह, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। सतपाल ने मन ही मन सोचा, ये मुझे मार देंगे। मैं इंसान हूँ, थक गया हूँ, परंतु ये सब तो प्रेत योनि में है। ये कभी नहीं थकेंगे और मुझे पकड़ ही लेंगे। इस विचार के साथ सतपाल की रही सही हिम्मत भी साथ छोड़ गई। अगले ही पल वो ठिठक गया। सामने शैतान खड़ा था, नर्क का बादशाह, साक्षात शैतान। सतपाल हाथता हुआ कांपता हुआ ठिठका था। शैतान को देखता रहा। इतना तो समझ चुका था कि वो गिर गया है, अब बच नहीं सकेगा। जाने कैसे वो नर्क के रास्ते पर आ गया। उसने तो कहीं और जाना था। नर्क में तुम्हारा स्वागत है सतपाल, शैतान ने मधुर स्वर में कहा। 5 फीट का वो सुंदर सा व्यक्ति था। कमर में लंगोट और माथे पर मुकुट था। जवाब में सतपाल के होठ हिलकर रह गए। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, गलती से इधर आ गया। यहाँ तो कोई भी नहीं आना चाहता। शैतान मुस्कुराया, लेकिन फिर भी सब आ जाते हैं। मैं तो अपने काम के लिए स्वर्ग के पास वाले शहर जा रहा था। जाने यहाँ कैसे आ गया? पता है मेरे को, तू मंगलू के बारे में जानने निकला है। हाँ हाँ। तो ये सब क्यों तेरे पीछे हैं? शैतान ने ठिठक चुके लोगों पर नज़र डाली। ये मैंने इन्हें वापस भेजा था दुनिया से। वे वहाँ शैतानी करने के लिए आना चाहते थे। जानता हूँ, नर्क से तो हर कोई भाग जाना चाहता है। ये मुझे मार देना चाहते हैं। तेरे अपने कर्म हैं और इनके अपने। यूँ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ता, परंतु इस वक्त तू मेरे बेटे भवतारा का रास्ता रोकने पर लगा है, इसलिए तेरे को जाने दूंगा। ये क्या बात हुई? सतपाल हैरानी से बोला। भवतारा दुनिया में वापस जाना चाहता है। कहता है इंसानी खून की जरूरत है उसे। मेरे से बगावत करके वो पुनः वहाँ जीवित हो जाना चाहता है। वो मेरे रोके भी नहीं रुक रहा है। शायद तुम उसे रोक सको, परंतु तुम उसे क्यों रोकने की चेष्टा कर रहे हो? क्योंकि अभी भी भवतारा के इंसान के रूप में आने का वक्त नहीं आया है। वक्त से पहले वो ज़बरदस्ती पुनः दुनिया में जाकर अपने शरीर में प्रवेश करके जीवित हो उठता है तो उसके जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। ओह, ये वजह है कि मैं भवतारा के अभी जिंदा होने के खिलाफ हूँ। किससे खतरा है भवतारा को, मैं नहीं जानता। ये रहस्य भविष्य के गर्भ में है। सतपाल ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर पूछा, तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ, मैं जाऊँ? अवश्य, शैतान मुस्कुराया। तुम मुझ पर शक मत करो। चाहो तो मंगलू के बारे में मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ। मंगलू के बारे में? हाँ, वो मोना चौधरी के घर से निकलकर किधर किधर गया, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डाल दूं क्या? क्या भरोसा तुम गलत जानकारी मेरे दिमाग में डाल दो। शैतान की बात पर तुम्हें कुछ तो भरोसा करना चाहिए। शैतान का क्या भरोसा? शैतान का भी भरोसा है। मैं तुम्हारा वक्त बचाना चाहता हूँ कि शायद तुम भवतारा को उसके शरीर तक पहुँचने से पहले ही रोक लो। मंगलू के बारे में जानकारी दे रहा हूँ तुम्हें, कहते हुए शैतान का हाथ उसकी तरफ किया। शैतान के चेहरे पर बराबर मुस्कान नाच रही थी। उसी पल शैतान के हाथ से कहीं से चिंगारी निकली और सतपाल के सिर से जा टकराई। सतपाल के होठों से करार निकली। शरीर पीड़ा से झंझना उठा। स्टूल पर आलथी पालथी मारे बैठे सतपाल का शरीर काँप रहा था। कपड़ा हाथ में दबा हुआ था। नंगे बदन बैठा वो पूरे का पूरा पसीने में डूबा हुआ था। कंपन इतना तेज था कि लगता था जैसे वो अभी स्टूल से नीचे गिर जाएगा। वो रह रहकर होठ खोलने की चेष्टा कर रहा था। मिथिलेश, एकाएक उसके होठ खिले और जोरों की आवाज़ निकली। उसके साथ ही वो नीचे गिरता चला गया। स्टूल भी नीचे लुढ़क गया। तभी भागते कदमों की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल मोना चौधरी और मिथिलेश ने भीतर प्रवेश किया। बिल्कुल नंगा सतपाल नीचे गिरा पसीने में डूबा काँप रहा था।
सतपाल, मिथिलेश चपटा उस पर। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? परंतु सतपाल के भीतर कुछ कह पाने की हिम्मत कहाँ बची थी। उठाओ इसे, मिथिलेश ने कहा। क्या हुआ इसे? चुप रहो, अभी कुछ मत पूछो। दोनों ने सतपाल को उठाया और दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर डाल दिया। उसके शरीर पर चादर डाल दी और पास बैठकर मिथिलेश उसके पाँव के तले रगड़ने लगा। तुम उसके हाथों की मालिश करो, मिथिलेश बोला। मोना चौधरी उसके हाथ रगड़ने लगी। आधे घंटे बाद सतपाल सामान्य हो गया था। उसने आंखें खोली, दोनों को देखा। क्या हुआ था तुम्हें? मिथिलेश ने पूछा। बहुत बुरा हुआ। सतपाल गहरी सांस लेकर उठ बैठा। मैं नर्क में पहुंच गया था। ये कैसे हुआ? मिथिलेश चौंका। मोना चौधरी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। पता नहीं, शायद मेरे से कुछ गलत हो गया होगा। नर्क में पहुंचा मैं, सतपाल बेचैनी से बोला। वहाँ मेरा बचना कठिन हो रहा था। शायद मैं कभी वापस ही न लौट पाता अगर शैतान न टकरा जाता तो। शैतान? वो मिला तुम्हें? हाँ। उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? क्योंकि मैं उसके बेटे को यहाँ आने से रोकने की चेष्टा कर रहा हूँ। शैतान नहीं चाहता है कि उसका बेटा भवतारा मनुष्य के रूप में अभी जिंदा हो। उसका कहना है कि अभी भवतारा को खतरा है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया कि मैं अपनी कोशिशों में लगा रहूं। सतपाल का स्वर गंभीर था। हैरत की बात है, तुम तो अपने काम के लिए स्वर्ग के करीब के शहर में जा रहे थे और नर्क में जा पहुँचे, मिथिलेश ने व्याकुलता से कहा। तुम्हें देखना चाहिए कि तुमसे क्या गलती हुई है जो गलत रास्ते पर चल पड़े, और भविष्य के लिए तुम्हें इस गलती से सतर्क रहना होगा। सतपाल ने कुछ न कहा। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? शैतान ने मंगलू के बारे में मेरे दिमाग में डाल दिया है। शैतान ने? हाँ, शैतान चाहता है कि मैं भवतारों को रोक पाने में सफल रहूं, इसलिए उसने मेरा वक्त बचाया और सब जानकारी मंगलू के बारे में मुझे दे दी, सतपाल ने व्याकुलता से कहा। कहाँ है मंगलू? सतपाल ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद की और फिर खोलते हुए वह कह उठा। मंगलू मोना चौधरी के फ्लैट से निकलकर कुछ आगे गया। उसने एक औरत की हत्या की ताकि उसके जेवरात और उसके पैसे ले सके। फिर वो होटल में जा ठहरा। कौन से होटल में? होटल का नाम नहीं जानता, परंतु हम वहाँ पहुँच सकते हैं। रास्ता पता है मुझे। फिर तो हमें तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए, एकाएक मिथिलेश बोला। चलते हैं, सतपाल ने कहा और चादर लपेटे उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकल गया। मिथिलेश के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। मोना चौधरी कह उठी। तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। ये स्वर्ग, नर्क और शैतान हमारे लिए ये मामूली बातें हैं, रोज की बातें, मिथिलेश कह उठा। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद सतपाल कपड़े पहने वहां आ पहुंचा। मैं भी तैयारी कर लूं? मिथिलेश ने कहा। मैंने तैयारी कर ली है, सतपाल बोला। तुम्हें मंगलू से टक्कर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि शैतान अपने बेटे के खिलाफ हुआ पड़ा है, सतपाल ने मोना चौधरी से कहा। तुम्हें वहाँ मंगलू से खतरा हो सकता है, परवाह नहीं, मैं सब संभाल। तुम कुछ नहीं संभाल सकती। मंगलू का एक गुस्सा तुम्हें पड़ा और तुम होश खो बैठी, क्योंकि मंगलू के शरीर में शैतानी ताकतों का वास है। सतपाल ने अपने गले में पड़ा तांत्रिक मोहम्मद का दिया नीला धागा उतारा और आगे बढ़कर मोना चौधरी के गले में डाल दिया। शैतानी ताकतों से तुम्हें ये धागा बचाएगा, तुम्हें भी तो खतरा हो सकता है, मोना चौधरी ने कहा। हमारी परवाह न करो, हमने अपना इंतजाम कर रखा है। शैतानी ताकतें हम पर असर नहीं डालेंगी। देर क्यों कर रहे हो? चलो अब, कहीं वहाँ से मंगलू निकल न जाए, मिथिलेश बोला। 1 घंटे बाद मिथिलेश, सतपाल और मोना चौधरी उस होटल में आ पहुँचे जहाँ मंगलू ठहरा हुआ था। शैतान ने मंगलू के प्रति जो जानकारी सतपाल के मस्तिष्क में डाली थी वो सही थी। रिसेप्शन पर वो ही व्यक्ति बैठा हुआ था। आइए आइए, उन्हें देखते ही वो कह उठा। हमारे होटल के कमरे आपको ज़रूर पसंद आएंगे।
हम यहाँ कमरा लेने नहीं आए, सतपाल ने कहा। मोना चौधरी की निगाह आसपास घूम रही थी। तो जनाब, मंगलू कहाँ है? कौन मंगलू? जो इस होटल में ठहरा हुआ है। इस होटल में मंगलू नाम का कोई भी शख्स नहीं ठहरा। झूठ मत बोलो तुम। जनाब, रजिस्टर देख लीजिए। उसने रजिस्टर उसकी तरफ सरकाना चाहा। सतपाल ने पल भर के लिए आंखें बंद की। शैतान की दी जानकारी अभी भी काम कर रही थी। सतपाल को मंगलू एक कमरे में बैठा दिखा। उसने आंखें खोली और मोना चौधरी व मिथिलेश से बोला, आओ मेरे साथ। वे तीनों होटल के भीतर की तरफ बढ़ गए। ए जनाब, वहाँ कहाँ जा रहे हो? रिसेप्शन वाला हड़बड़ाकर बोला। मोना चौधरी ने अपने कपड़ों में फंसी रिवॉल्वर उसे दिखाकर कहा, जुबान बंद रख और यहीं बैठा रह, वरना। वो व्यक्ति फौरन गर्दन हिलाकर रह गया। मोना चौधरी तेजी से आगे बढ़ी और सतपाल मिथिलेश के साथ जा पहुंची। कहाँ है मंगलू? पहली मंजिल के कोने वाले कमरे में, सतपाल ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेरे फ्लैट पर तो मंगलू को पहले पता चल गया था कि तुम लोग आ रहे हो। क्या अब मंगलू को हमारे आने का पता नहीं चलेगा? पता चल सकता है। फिर तो वो सतर्क हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा, सतपाल ने गंभीर स्वर में कहा। वो तीनों गैलरी में आगे बढ़ रहे थे। वो कमरा पास आता जा रहा था जहां मंगलू मौजूद था। मंगलू होटल के उस कोने वाले कमरे में बैठा था। उसने कमरे की खिड़कियां दरवाज़ा बंद कर रखे थे। कुर्सी पर बैठकर उसने आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसके कानों में जंगला की फुसफुसाहट पड़ी। क्या कर रहा है मंगलू? आराम। मंगलू के होठ हिले। तेरी किस्मत में अब आराम नहीं है। क्यों? हमारे दुश्मन आ रहे हैं। दुश्मन? मंगलू की आंखें सिकुड़ी। किसकी बात कर रहा है? सतपाल, मिथिलेश और मोना चौधरी। मोना चौधरी भी उनके साथ है? मंगलू ने पूछा। हाँ। वो लोग मेरे से चाकू छीनना चाहते हैं। हाँ। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब तू भाग नहीं सकेगा। वो होटल में आ गए हैं। टकराव तो होगा ही। ओह, मैं उन्हें मार दूंगा। तेरे लिए खतरा है। कैसा खतरा? उनके पास पवित्र शक्तियों के कवच है। उन पर शैतानी शक्ति का असर नहीं होगा। ओह, फिर मैं क्या करूं? ये संकट का वक्त है। तेरे को शैतान के बेटे का चाकू बचाना है, जिसे ये छीन लेना चाहते हैं। तो क्या मुझे तीनों से टकराना पड़ेगा? ऐसा भी हो सकता है। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तीनों से टकरा सकूं, मंगलू बोला। जानता हूं, अब तेरे को ताकत के साथ साथ चालाकी से भी काम लेना होगा। हाँ, तेरे को हर हाल में चाकू बचाना है और मौका देखकर भाग जाना। समझा? समझ गया। ध्यान रखना, वरना तीनों तुम्हें घेर कर पकड़ लेना चाहेंगे और चाकू तेरे से। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। वो आ गए। लो, आ गए वो। जंगला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मंगलू की आंखें बंद दरवाजे पर जा टिकी। तीनों बाहर है, मैं देख आया हूँ। जंगला की सरसराहट पुनः कानों में पड़ी। दरवाजे पर पुनः थपथपाहट पड़ी। मंगलू उठा और शांत भाव से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में चमक विद्यमान थी। चाकू बचाना है तुमने। जंगला की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। मंगलू ने सिटकनी हटाई और दरवाज़ा खोला। सामने सतपाल, मिथिलेश और मोना चौधरी खड़ी थी। यही है मंगलू? सतपाल ने मोना चौधरी से पूछा। हाँ। सतपाल की गंभीर निगाह मंगलू पर जा टिकी। हम तुम्हें ही तलाश कर रहे थे मंगलू, मालूम है मुझे। मंगलू मुस्कुरा पड़ा। पता था कि तुम आ रहे हो, तो ये भी पता होगा कि हम क्यों आए हैं। सतपाल का सर शांत था। हाँ, शैतान के बेटे का चाकू हमें दे दो। नहीं दूंगा। तुम हमसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं रखते। चाकू नहीं दूंगा मैं। उसी पल सतपाल उस पर झपट पड़ा। मिथिलेश सतपाल का साथ देने लगा। ये तीनों इसी तरह हाथापाई में भीतर चले गए। मोना चौधरी वहीं खड़ी रही। सतपाल ने कहा था कि वे आसानी से मंगलू को संभाल लेंगे। यही वजह थी कि मोना चौधरी ने बीच में दखल न दिया। कमरे के भीतर उठापटक की आवाज़ें आ रही थी। तभी कुछ दूर रिसेप्शन वाला आदमी दिखा। मोना चौधरी को वो वहाँ खड़ी पाकर खिसक गया। करीब 2 मिनट हुए थे मोना चौधरी को वहाँ खड़ी हुए
कि तभी कमरे के भीतर से मंगलू निकला और फुर्ती से उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटकर भागा। मोना चौधरी ने उसकी टांगों में टांगें फंसा दी। मंगलू लड़खड़ाकर छाती के बल गिरा और तुरंत ही संभल कर खड़ा हो गया। भीतर से दरवाज़ा बड़बड़ाए जाने लगा। मोना चौधरी का पूरा ध्यान मंगलू पर था। मेरा गुस्सा तुम भूल गई क्या? मंगलू गुर्रा उठा। याद है, मोना चौधरी सतर्क स्वर में बोली। मेरे रास्ते में मत आओ, जाने दो मुझे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर वो गुस्सा मारो। मोना चौधरी उसकी तरफ बढ़ी। अब की बार जान से मार दूंगा तुझे, गुर्राया मंगलू। मार मुझे। मंगलू दांत पीटकर मोना चौधरी पर झपट पड़ा। मोना चौधरी ने उसे रोका और उसके पेट में घूंसा मारा। मंगलू करा कर दोहरा हो गया तो मोना चौधरी ने जोर से उसे पीछे से धक्का दिया तो वो लुढ़क कर 2-3 कदम दूर जा गिरा। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता थी। मंगलू संभला और अगले ही पल उसकी निगाह मोना चौधरी के गले में मौजूद धागे पर जा टिकी। समझा, मेरी शक्ति का तेरे पर असर नहीं होगा। मंगलू कठोर स्वर में बोला। ये धागा उतार। नहीं उतारूंगी। अगले ही पल मंगलू पलटा और दौड़ पड़ा। पल भर के लिए मोना चौधरी उसकी इस हरकत पर हक्की बक्की रह गई। दूसरे ही पल वो मंगलू के पीछे दौड़ी। तब मंगलू गैलरी के कोने में मुड़ने ही जा रहा था कि मोना चौधरी ने उस पर छलांग लगा दी और उससे जा टकराई। दोनों ही नीचे गिरते चले गए। मंगलू का माथा पास की रेलिंग से टकराया और खून की रेखा बह निकली। दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मोना चौधरी सख्त स्वर में बोली। वो मेरे हवाले कर दे। मोना चौधरी को मौत की सी नज़रों से घूरते मंगलू ने जेब में हाथ डाला और चाकू निकाल लिया। चाकू लेदर केस में लिपटा हुआ था। मंगलू ने लेदर केस से बाहर चाकू निकाला और केस एक तरफ फेंक दिया। मंगलू की आंखों में वैसी भाव मंडराते स्पष्ट नजर आ रहे थे। मैं तेरे को मार दूंगा। मोना चौधरी के दांत बिछ गए। अपने गले में पड़ा नीले रंग का धागा उतार दे। क्यों? मैं कहता हूँ उतार ये धागा। नहीं। अगले ही पल मंगलू चाकू के साथ मोना चौधरी पर झपट पड़ा। उसने चाकू मोना चौधरी के पेट में घुसेड़ देना चाहा, परंतु मोना चौधरी ने फुर्ती से खुद को बचाया और जोरदार ठोकर चाकू थामे हाथ वाली कलाई पर मारी। मंगलू के होठों से कराह निकली और चाकू वाला हाथ खुलता चला गया। चाकू टन टन की आवाज़ के साथ फर्श पर जा गिरा। मंगलू पागलों की तरह चाकू की तरफ झपटा। मोना चौधरी ने पूरी ताकत से जूते की ठोकर उसके पेट पे मारी। मंगलू के होठों में पीड़ा भरी चीख निकली और डकराता हुआ वो फर्श पर जा गिरा। ऐसे ही पड़ा रहा। बेदम सा हो गया था वो, रह रहकर सांसें ले रहा था। मोना चौधरी ने नीचे गिरा चाकू उठा लिया। पास ही गिरे पड़े लेदर केस में उठाकर चाकू उसके भीतर डाला और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। मोना चौधरी अब निकल जाना चाहती थी यहाँ से। सतपाल और मिथिलेश को उस कमरे से निकालने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मंगलू मुसीबत के रूप में पुनः उसके सामने खड़ा हो सकता था। तभी उसे मंगलू उठता हुआ दिखा। वो आगे बढ़ी और जोरदार ठोकर मंगलू की कनपट्टी पर मारकर वहाँ से निकलती चली गई। मंगलू बेहोश न हुआ था, होश में था और मोना चौधरी के भागते कदमों की आवाज़ें वो सुन रहा था। कुछ पलों बाद कदमों की आवाज़ें कानों में पड़नी बंद हो गई। कनपट्टी पर ठोकर पड़ने की वजह से सिर और चेहरा बुरी तरह दर्द कर रहा था। माथे से खून की पतली सी धार निकलकर आंखों तक पहुँचते ही ठहर गई थी। चंद पलों बाद थोड़ा सा संयत हुआ तो उठा वो। गवा दिया चाकू तूने, जंगला का नाराज स्वर उसके कानों में फुसफुसाहट भरे ढंग से पड़ा। उसके गले में पवित्र ताकतों वाला धागा था। मेरी ताकत ने उस पर असर नहीं किया। जो भी हुआ बुरा हुआ। मोना चौधरी वो चाकू ले गई। मुझे दुख है। शैतान के बेटे को उस चाकू की ज़रूरत है। उसके बिना वो जिंदा कैसे होगा? जानता हूँ अब तूने वो चाकू पाना है। हाँ, मैं उस चाकू को मोना चौधरी से वापस पा लूँगा, मंगलू ने क्रोध भरे स्वर में कहा।
बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो ले, उसके बाद बाहर जाना। हाँ, शैतान को बेटे का तूने खुश करना है। मोना चौधरी से चाकू वापस लेकर मैं ऐसा ही करूँगा। मंगलू पास के एक कमरे में घुसा। खाली था वो कमरा। वहाँ उसने अपने चेहरे पर छींटे डालकर उसे धोया और माथे के जख्म को देखा जो कि कट के रूप में था। फिर उस कमरे से बाहर आ गया। उस होटल से बाहर निकल, सतपाल और मिथिलेश कमरे में बंद है, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। मंगलू ने सिर हिलाकर तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए। जब वो रिसेप्शन के आगे से निकला तो वहाँ वो ही आदमी मौजूद था। वो लड़की तो गई, वो मंगलू से बोला, बाकी दोनों कहाँ हैं? कहीं उन्हें तुमने मार तो नहीं दिया? मंगलू बाहर निकलता चला गया। अब कहाँ जाएगा? जंगला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मोना चौधरी के पास, उससे चाकू वापस लेकर रहूँगा। वो इस तरह वापस नहीं देगी। दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। कैसा दूसरा रास्ता? मंगलू के होठ हिले। सोचना पड़ेगा। मैं मोना चौधरी से ले लूँगा वापस चाकू। कोशिश करके देख ले। मंगलू पौने घंटे बाद मोना चौधरी के फ्लैट पर था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद था तो उसने चुपके से पीछे की खिड़की का इस्तेमाल किया और फ्लैट के भीतर जा पहुंचा, परंतु मोना चौधरी फ्लैट में नहीं थी। मोना चौधरी सीधी पहुंची थी पारसनाथ के पास। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। आज के दिन में दूसरी बार उसकी मुलाकात हो रही थी। मोना चौधरी को वहां आया पाकर पारसनाथ फौरन उसके पास पहुंचा। तुम यहाँ, कोई खास बात है क्या? हाँ, तुमने तो सतपाल के साथ रहना था, उसके साथ ही थी। यहाँ आओ। पारसनाथ और मोना चौधरी रेस्टोरेंट के एक कोने में पहुँचे। बात क्या है? मोना चौधरी ने कपड़ों में छिपा वह चाकू निकाला जो कि लेदर केस में था। ये क्या है? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। ये चाकू है। चाकू? ओह, क्या तुमने शैतान के बेटे का चाकू पा लिया? पारसनाथ चौंका। सही समझे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पारसनाथ ठगा सा खड़ा रह गया। ये वो ही चाकू है, मैंने मंगलू से छीना है। हमने मंगलू को ढूंढ निकाला था, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। पारसनाथ ने चाकू थाम लिया। ये तुम रख लो। मैं? हाँ, ये चाकू खास है, शैतान के बेटे के लिए। वो इसे पाने की पुनः कोशिश करेगा। जब तक उसे चाकू वापस नहीं मिलेगा तब तक वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तुम इसे रखो। पारसनाथ ने चाकू थाम लिया। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। किसी को पता न चले कि शैतान के बेटे का चाकू तुम्हारे पास है, मोना चौधरी ने कहा। मैं किसी को क्यों बताऊं? लेकिन चाकू की तलाश में वे लोग मुझ तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे? वे आसानी से जान सकते हैं कि हम तुम दोस्त हैं। ऐसा हो सकता है। तुम चाकू को अपने पास रखो और अपने काम में व्यस्त रहो। सतपाल कहाँ है? मोना चौधरी ने सतपाल और मिथिलेश के बारे में बताया। इसका मतलब कि सतपाल नहीं जानता कि चाकू तुम्हारे पास है? अभी तक तो नहीं। तुम्हें सतपाल को बताना चाहिए। वक्त नहीं मिला बताने का। मैं मंगलू से चाकू झपट कर भाग आई और सीधा यहाँ पहुँची। मंगलू मुझे ढूंढ रहा होगा कि चाकू पा सके। चाकू को पाने की इच्छा से वो मेरे फ्लैट पर भी अवश्य गया होगा। पारसनाथ ने अपने हाथ में दबे चाकू को देखा। मैं चलती हूँ, तुम चाकू को सुरक्षित रख दो। उसके बाद मोना चौधरी वहाँ से बाहर आ गई। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। हेलो, मोना चौधरी ने बात की। मैं सतपाल बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ हो, मोना चौधरी ने कहा। मैं उसी होटल से बाहर निकला हूँ। अभी पता चला है मुझे कि तुम्हारी मंगलू से लड़ाई हुई थी। किसने बताया? होटल वाले ने। तुम उससे पहले होटल से भाग निकली। मंगलू कुछ देर बाद वहाँ से निकला। हाँ, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था तुम्हारे और मंगलू के बीच? मैंने उसे रोक लिया था। वो मुझे मार देना चाहता था। हम में झगड़ा हुआ और चाकू मैंने उससे छीन लिया। क्या? सतपाल के चीखने की आवाज़ आई। चाकू तुम्हारे पास है? हाँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मोना चौधरी खामोश रही। तुम सच कह रही हो? हाँ। मंगलू कहाँ है? उधर से सतपाल ने पूछा। मैं नहीं जानती। वो होटल में ही था जब मैं बाहर निकली थी।
मेरे ख्याल से वो मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा, चाकू वापस पाने के लिए। हाँ, मोना चौधरी सतपाल का गंभीर स्वर फोन द्वारा उसके कानों में पड़ा। वो चाकू शैतान के बेटे की जान है और शैतान का बेटा भारी शैतानी ताकतों का मालिक है। सही बात तो यह है कि तुम अब खतरे में हो। निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। एकाएक मोना चौधरी मुस्कुराई। ये बात तुम किस बूते पर कह रही हो? तुम्हारा दिया हुआ धागा मेरे गले में है, इसी कारण मैं मंगलू का मुकाबला कर सकी। हाँ, तुम पर शैतानी ताकत का असर नहीं हुआ, परंतु ये धागा भी तुम्हें एक हद तक ही सुरक्षित रख सकता है। शैतान का बेटा वो ताकत है जो लोहे को भी चीर सकता है। तुम खतरे में हो। शैतान के बेटे को चाकू की जरूरत है? मोना चौधरी ने पूछा। हाँ, चाकू की सहायता के बिना वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं चाकू को तोड़ फोड़ सकती हूँ, कोई फायदा न होगा। चाकू के लोहे का एक अंश भी शैतानी ताकतों के हाथ लग गया तो शैतान का बेटा उसी के सहारे अपने शरीर में प्रवेश करके पुनः जीवित हो उठेगा। सतपाल की आवाज़ कानों में पड़ी। ओ, चाकू को शैतान के बेटे ने इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया है? किसी चीज़ को तो बनाना ही था। ये क्रिया होती है दोबारा शरीर में आने के लिए। पहले के जन्म की ही किसी वस्तु के साथ तार जोड़ने पड़ते हैं। ये रहस्य भरी बातें हैं। शैतान के बेटे को अपने चाकू से बहुत प्यार है। इस चाकू को वो पिछले जन्म में हमेशा अपने पास ही रखता था। पिछली बार शरीर छोड़ने से पहले उसने चाकू को बेहद सुरक्षित जगह छिपा दिया था कि दोबारा जन्म लेना होगा तो चाकू की सहायता से ही लेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शैतान के बेटे को चाकू न मिले तो वो मुझे मार देगा? चाकू मिलने तक वो तुम्हें जिंदा रखेगा मोना चौधरी, फिर मैं जिंदा ही रहूँगी। चिंता की कोई बात नहीं। क्या मतलब? मैंने चाकू को ऐसी सुरक्षित जगह रख दिया है कि मेरी मर्जी के बिना वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। कुछ चुप्पी के बाद सतपाल की आवाज़ कानों में पड़ी। शैतान के बेटे का चाकू मुझे दे दो मोना चौधरी, मैं उस चाकू को खास मंत्रों से बेअसर कर दूंगा। तुम नहीं जानती कि ये सब क्या है। तुम सारे मामले को बिगाड़ सकती हो। हाँ, इस मामले से मैं अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे हवाले कर दो शैतान के बेटे का चाकू, तुम्हारे हवाले ही करूँगी, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन शैतान का बेटा तो चाकू के लिए मेरे पीछे रहेगा। वो जान जाएगा कि चाकू मेरे पास है। मोना चौधरी उलझन में फंसी खामोश रही। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मोना चौधरी, सतपाल का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, रात तक तुम्हें फ़ोन करूँगी। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया।